Hello, Bacha Buddy. Welcome back to your channel Target 100, where we are trying to score 100 in social science. आज का वीडियो थर्ड एपिसोड है हिस्ट्री के चैप्टर क्लास 10th नेशनलिज्म इन इंडिया का। पिछले वीडियोस में हम पढ़ चुके हैं जलियांवाला बाग इंसिडेंट के बारे में, सत्याग्रह के बारे में और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में। आज हम उससे आगे की बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। नेशनलिज्म इंडिया के पिछले एपिसोड में हमने समझा था कि कैसे चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद गांधी जी ने अपना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी कॉल ऑफ कर लिया, यानी वापस ले लिया। अब तक हालत ये हो चुकी थी कि कांग्रेस के अपने ही लीडर थक चुके थे इस तरह के स्ट्रगल से। बार बार सत्याग्रह, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इतना स्प्रेड करने के बावजूद भी लास्ट में उन्हें कॉल ऑफ करना पड़ता था और नतीजा कुछ पॉजिटिव नहीं निकल रहा था। अब वो चाहते थे कि जो प्रोविडेंशियल काउंसिल के इलेक्शन होने हैं, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के थ्रू सेटअप किया गया है, उसमें वो पार्टिसिपेट करें ताकि उन्हें ब्रिटिश पावर में कुछ जगह मिल सके और वो अपनी बात उनके सामने रख सकें। और इसीलिए CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी फॉर्म करी विद इन द कांग्रेस ओनली। ये अगेन 1 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है आपका। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी फॉर्म कर ली काउंसिल इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने के लिए, लेकिन उसी कांग्रेस के कुछ यंग लीडर जैसे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस वो इससे उल्टा सोचते थे। उन्हें लगता था कि इस तरह के स्ट्रगल और इस तरह के मूवमेंट को और ज़्यादा स्प्रेड करने की ज़रूरत है। इतने प्यार से ब्रिटिश उनकी बात नहीं मानेंगे, इसलिए वो अपने स्ट्रगल को कंटिन्यू रखना चाहते थे। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के ख़त्म होने के बाद और अगला जो भी मूवमेंट स्टार्ट हुआ उसके बीच का जो पीरियड था वो बहुत ही ज़बरदस्त चेंजेस वाला था। वो चेंजेस इंडिया में, ब्रिटेन में, इवन पूरे वर्ल्ड में हो रहे थे क्योंकि इकोनॉमिक डिप्रेशन छा चुका था। वर्ल्ड का जो ट्रेड था वो डिप्रेस्ड कंडीशन में था, हालात हर जगह ख़राब थे। उसी टाइम पर ब्रिटेन में गवर्नमेंट चेंज हो रही थी। अब वहाँ पर टोरी गवर्नमेंट थी। उन्होंने एक साइमन कमीशन सेटअप किया ताकि वो जो नेशनलिस्ट मूवमेंट हो रहे हैं इंडिया में उस पर अपना रिस्पॉन्स दिखा सकें, क्योंकि वो भी हर तरीके से चीज़ों इस तरह के मूवमेंट्स को दबाना चाहते थे, तो हर तरह के तरीके अपना रहे थे। उन्होंने एक कमीशन सेटअप किया जिसको सर साइमन जोन लीड कर रहे थे और इसलिए इसे साइमन कमीशन कहते हैं। बेसिकली इस कमीशन को इसलिए सेटअप किया गया ताकि वो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम को समझकर ब्रिटेन को उसका ब्रीफ दे सकें और समझा सकें कि इस तरह के चेंजेस की आगे इसमें रिक्वायरमेंट है। लेकिन इस कमीशन में एक ही प्रॉब्लम था कि इसमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था, जिसकी वजह से इंडिया के पॉलिटिकल लीडर्स को ये कमीशन पसंद नहीं आ रहा था। और ऑब्वियसली जब पॉलिटिकल लीडर्स को नहीं पसंद आया था तो जितने उनके फॉलोअर्स और सपोर्टर्स थे उन्हें भी ये कमीशन बिल्कुल पसंद नहीं था, जिसका नतीजा ये हुआ जब साइमन कमीशन इंडिया पहुंचा 1928 में तो उसका वेलकम एक स्पेशल स्लोगन से किया गया, साइमन गो बैक। इस कमीशन के बारे में आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? साइमन गो बैक के स्लोगन के साथ जब इसका वेलकम हुआ तो डेफिनेट सी बात है साइमन कमीशन कुछ ज़्यादा कर नहीं पाया। अब उस समय इंडिया में जो वाइस रॉय थे लॉर्ड इरविन, उन्होंने अनाउंस किया अक्टूबर 1929 में कि वो इंडिया को डोमिनियन स्टेटस दे देंगे और इसके लिए उन्होंने फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करने के लिए एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सेटअप की, जो यहाँ के लीडर्स को पसंद नहीं आई थी। कांग्रेस ना तो डोमिनियन स्टेटस से सेटिस्फाई था, ना ही उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे उन्हें भरोसा था। हार कर जब कोई बात नहीं बनी, उसी दौरान उसी 29 में दिसंबर 1929 में जो जवाहरलाल नेहरू थे, जो उस समय लाहौर कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने एक नई डिमांड सेटअप की, पूर्ण स्वराज की। इन 1929 दिसंबर जवाहरलाल नेहरू, जो उस समय इंडिया की जो कांग्रेस थी उसके लाहौर सेशन को प्रेसिडेंट थे, उन्होंने डिमांड रखी पूर्ण स्वराज की। यानी अब वो डिमांड कर रहे थे कि हमें डोमिनियन स्टेटस तो चाहिए ही नहीं, हमें थोड़ा बहुत अपनी जो आप कह रहे हो कि हम आपको थोड़ा सा पार्ट दे देते हैं, थोड़ी सी पावर देते हैं, हम उस थोड़ी सी पावर से सेटिस्फाई नहीं होंगे, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। और इसीलिए उन्होंने फैसला किया कि
कि 26 जनवरी 1930 को वो इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। हालांकि उसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी नहीं मिली, लेकिन उन्होंने इसके लिए एक अच्छी कोशिश की और एक नया वर्ड सामने आ रहा था, पूर्ण स्वराज। सारे तरीके फेल होते जा रहे थे। गांधी जी को फिर से कुछ सोचने की जरूरत थी और उन्होंने इसके बारे में सोचा। 31 जनवरी को गांधी जी ने एक लेटर भेजा वाइसरॉय इरविन को, जिसमें उन्होंने 11 डिमांड्स अपनी सामने रखी। याद रखिए 31 जनवरी 1930 का, क्योंकि 26 जनवरी को उन्होंने वो इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया था जिसको ज़्यादा पॉपुलैरिटी नहीं मिली थी। तो उसके बाद 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने ये लेटर लिखा लॉर्ड इरविन को, जिसमें उन्होंने 11 डिमांड्स करी। ज़्यादातर डिमांड्स जो थी वो जनरल इंटरेस्ट की थी, अलग अलग क्लासेस की, यानी वर्किंग क्लास की क्या डिमांड है, इंडस्ट्रीज की क्या डिमांड है, अलग अलग डिमांड। लेकिन इन सब में, इन 11 मेजर डिमांड्स में जो बिल्कुल मेजर डिमांड थी वो थी सॉल्ट लॉ को एबॉलिश करने की। गांधी जी को सॉल्ट एक मेजर वेपन लगा, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसे हर क्लास का इंसान अपने डेली रूटीन में यूज़ करता है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो किसी भी सोशल क्लास से आता है। सॉल्ट इज़ द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ एवरी पर्सन। उन्होंने इसी का इस्तेमाल किया। एक्चुअली ब्रिटिशर्स ने सॉल्ट पे एक टैक्स लगा रखा था और इसके मैन्युफैक्चरिंग की जो परमिशन थी वो किसी इंडियन कंपनी को नहीं मिली हुई थी। ऐसे में जब गांधी जी ने अल्टीमेटम दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट को, तो यहाँ एक बड़ा चेंज आने वाला था। उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये अल्टीमेटम दिया कि अगर उनकी डिमांड्स 11 मार्च तक फुलफिल नहीं हुई तो वो कांग्रेस के साथ मिलकर एक बड़ा सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन चलाने वाले हैं। और एज यूजुअल ब्रिटिशर्स तो मानने वाले कहाँ थे, वो यूजुअली कभी इंडियंस की डिमांड्स पर आसानी से ध्यान ही नहीं देते थे, और उनकी इन डिमांड्स को भी इरविन ने ध्यान नहीं दिया, उस पर नेगोशिएट करने की ज़रूरत ही नहीं समझी। अब ऐसे में गांधी जी ने अपना वो फेमस डांडी मार्च स्टार्ट कर दिया। अपने 78 वॉलंटियर्स के साथ मिलकर उन्होंने साबरमती आश्रम से कोस्टल टाउन दांडी, जो कि गुजरात में है, वहाँ तक की यात्रा करी। इसमें उन्होंने 240 माइल्स कवर किए 24 डेज के अंदर, यानी पर डे 10 माइल्स उन्होंने कवर किए। जब वो 6 अप्रैल को दांडी पहुँचे, वहाँ जाके गांधी जी ने सॉल्ट लॉ वायलेट किया, क्योंकि वहाँ जाके उन्होंने खुद सी वाटर को बॉईल करके सॉल्ट बनाया। ये पहला डिसओबीडियंस था। यहाँ आपको शायद अब वो फ़र्क समझ में आ रहा होगा कि सिविल डिसओबीडियंस में और नॉन कॉपरेशन में फ़र्क क्या है। सिंपल भाषा में कहें तो जैसे नॉन कॉपरेशन का मतलब है हम कॉपरेट नहीं करेंगे जी आपके साथ, लेकिन सिविल डिसओबीडियंस का मतलब होता है कि जो रूल्स आप बनाओगे हम उन्हें वॉयलेट करेंगे, डिसओबे करेंगे, बात नहीं मानेंगे, राइट। नॉन कॉपरेट और डिसओबीडियंस में ये सिंपल सा डिफरेंस है कि नॉन कॉपरेट में हम कॉपरेट नहीं कर रहे हैं आपके कामों में, डिसओबीडियंस में हम आपको ओबे ही नहीं करेंगे, हम आपके बनाए हुए रूल्स ही नहीं मानेंगे। और गांधी जी ने इसकी शुरुआत कर दी दांडी में सॉल्ट बना के। ये बिगिनिंग थी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की। इसके बाद तो जैसे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट पूरी इंडिया में फैल गया। इस शुरुआत के बाद कई जगहों पर सॉल्ट लॉ ब्रोक किया गया, बहुत जगह तोड़ा गया सॉल्ट लॉ को। कई जगह डेमोन्स्ट्रेशंस हुए, जो गवर्नमेंट की सॉल्ट फैक्ट्रीज थी उसके सामने ही डेमोन्स्ट्रेट करते थे, वहीं जाके सॉल्ट बनाते थे उनके सामने खड़े होकर। और साथ साथ वो नॉन कॉपरेशन वाली चीज़ें तो चल ही रही थी, वो बायकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, राइट, बायकॉट ऑफ फॉरेन इंस्टीट्यूट्स, इन सब का बायकॉट करना, लीकर शॉप को पिकेट करना, ये चीज़ें साथ साथ चल रही थी। इसके साथ जो और चीज़ें जुड़ी वो ये थी, पीजेंट रिफ्यूज टू पे रेवेन्यू। पीजेंट्स ने रेवेन्यू पे करने से मना कर दिया। अगेन बात आ गई डिसओबे करना, लॉज को नहीं मानना। कई जगह पर फॉरेस्ट लॉ भी वायलेट किए गए। हमने फॉरेस्ट लॉज के बारे में पहले भी पढ़ा हुआ है 9th में। क्या थे वो फॉरेस्ट लॉ? जब वो रिजर्व फॉरेस्ट बना दी थे जहाँ पे इंडियंस की एंट्री बैन थी, वहाँ से वो लकड़ी वगैरह कुछ नहीं ले सकते थे। लेकिन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में लोगों ने वो फॉरेस्ट लॉ भी तोड़ने शुरू कर दिया और फॉरेस्ट में जाने लगे। अब गवर्नमेंट के पास तो और कोई ऑप्शन ही नहीं होता,
उन्होंने तो दबाना होता है हर मोमेंट, और यही उन्होंने यहाँ भी किया। और इसके लिए भी सबसे पहला तरीका उन्होंने क्या अपनाया कि उन्होंने लीडर्स को अरेस्ट करना शुरू कर दिया। इस मूवमेंट में टर्न तब आया जब अप्रैल 1930 में अब्दुल गफ्फार खान को अरेस्ट कर लिया गया, जो कि गांधी के बहुत बड़े फैन थे, उनके फॉलोअर थे, उनकी बातों को मानते थे और लोग उन्हें फ्रंटियर गांधी भी कहते थे। जब उन्हें अरेस्ट कर लिया गया तो गुस्से में आकर भीड़ ने डेमोन्स्ट्रेशन सड़कों पे करना शुरू कर दिया, लेकिन पुलिस ने उन्हें दबाने के लिए उन्हें मारना शुरू कर दिया। दे स्टार्ट किलिंग दोज पीपल हु आर जस्ट प्रोटेस्टिंग इन फ्रंट ऑफ देम। इसके बाद जब महात्मा गांधी को भी अरेस्ट कर लिया गया तो ये जो लोगों का गुस्सा था और ज़्यादा भड़क गया। लोगों ने पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, पोस्ट ऑफिस या ऐसे जितने भी स्ट्रक्चर थे जो ब्रिटिश रूल को दिखाते थे उस पर अटैक करना शुरू कर दिया। मारो। लेकिन गवर्नमेंट वो डरने वाली थी, उसने और ज़्यादा ब्रूटल तरीके से इस चीज़ को रोकने की कोशिश की। यहाँ तक कि शांति से प्रोटेस्ट कर रहे लोगों पर वो अटैक करते थे, बच्चों औरतों तक को बुरी तरह पीटते थे। लगभग 1 लाख लोग अरेस्ट कर लिए गए। वायलेंस क्रिएट हो रहा था तो अगेन गांधी जी ने कॉल ऑफ कर लिया मूवमेंट। ज़्यादातर केसेस में वो वायलेंस को परफेक्ट नहीं करते थे, जैसे हमने हमेशा पढ़ा है गांधी जी नॉन वायलेंस में बिलीव करते थे, लेकिन जब भी वायलेंस होता था तो वो मूवमेंट कॉल ऑफ कर लेते थे, और वही उन्होंने यहाँ पे किया। लेकिन मैम वो तो जेल में थे। यस, लेकिन उनके कहने पर लोगों ने बंद कर दिया ना, क्योंकि लोग तो उनके फॉलोअर्स थे। और इसके साथ ही जब उन्होंने इसे कॉल ऑफ किया वो एक शर्त के साथ किया। कैसी शर्त? वो शर्त थी गांधी इरविन पैक्ट। 3 मार्क का क्वेश्चन भी हो सकता है। ये पैक्ट हुआ था 5 मार्च 1931 को। इसके अकॉर्डिंग गांधी जी ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करना मंजूर कर लिया था, और बदले में ब्रिटिश गवर्नमेंट इस बात के लिए मान गई थी कि वो सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ देगी। दिसंबर 1931 में गांधी जी कॉन्फ्रेंस के लिए लंदन गए, लेकिन वहां जाके उस नेगोशिएशन का कोई पॉजिटिव हल नहीं निकला और वो डिसअपॉइंट होकर इंडिया वापस आ गए। जब वो डिसअपॉइंट होकर वापस आए तो यहाँ आने के बाद उन्हें जो हालात मिले वो और भी ख़राब थे। जवाहरलाल नेहरू और गफ्फार खान जैसे लीडर्स अभी भी जेल में ही थे। कांग्रेस को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया था, और भी ऐसे मेजर्स लिए गए थे ताकि लोग मीटिंग्स ना कर पाएँ, बॉयकॉट्स ना कर पाएँ, डेमोन्स्ट्रेशंस ना कर पाएँ। ऐसे में गांधी जी ने अपने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रीलॉन्च कर दिया। हालांकि रीलॉन्च होने के बाद 1 साल तक मुश्किल से चल पाया, 1-1.5 साल तक, और उसके बाद जिसका जो मोमेंटम था वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। लोगों का भरोसा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की तरफ कम हो रहा था। इस पूरे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को अलग अलग क्लासेस ने, अलग अलग सोशल ग्रुप्स ने अलग अलग तरीके से लिया। जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में हमने पढ़ा। सिविल डिसोबीडियंस का इम्पैक्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से ज़्यादा बड़ा था। इसमें सिर्फ टाउन तक की बातें नहीं थी। टाउन, कंट्री साइड के अलावा जो टाउन की मिडिल क्लास से आगे निकलकर मैं अगर बात करूँ इंडस्ट्रियलिस्ट की, वो भी इसमें इन्वॉल्व थे। एक बड़ा सेक्शन सोसाइटी का, वुमेन्स, वो इन्वॉल्व थी। कंट्री साइड के अंदर जो पीजेंट्स होते हैं वो भी 2 पार्ट्स में बट गए थे, उनका पार्टिसिपेशन भी अलग अलग तरीके से था। मगर इस सब के बारे में हम समझेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। रिवाइज द टॉपिक्स वंस अगेन। इफ यू लाइक द कंटेंट, please like, share and subscribe and keep the notification on so that you don't lag in scoring 100. Till then, bye bye.